हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस क्लास 10th का एनसीईआरटी का सीबीएसई द्वारा जो अभी अपलोड किया है स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स टर्म 1 का पेपर, उसका सॉल्यूशन आज हम डिस्कस करेंगे। और आपको सारे क्वेश्चंस नहीं देखने, जो आपसे क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं वही क्वेश्चंस आप सिर्फ देख सकते हैं। आप जैसे ही ये वीडियो ओपन करेंगे तो वहाँ पे इंट्रो या क्वेश्चन 1 लिखाएगा, उस पर आप टच करिए और आप जैसे ही उस लिंक पे टच करेंगे तो नीचे सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। आपको जो क्वेश्चन देखना है आप वहाँ से वही वाला क्वेश्चन देख सकते हैं। और आपके पास में अगर सॉल्यूशन नहीं है या पेपर नहीं है स्टैंडर्ड का, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहाँ पे आपको सारी सीबीएसई अपडेट्स और सारे मैथ्स के जो भी अपडेट रहती है, क्वेश्चंस, पेपर, बेसिक, स्टैंडर्ड, सारे वहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप उस लिंक से चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड लीस्ट प्राइम नंबर। सो पहला क्वेश्चन क्या है कि हमें रेशियो बताना। आपके सामने देखो क्या ना, हमको शॉर्टेस्ट तरीके से सॉल्व करेंगे, ऑप्शंस की हेल्प होगी, वहाँ पे ऑप्शंस की हेल्प भी लेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्या बताना कि हमें एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो बताना, जो कि लीस्ट कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर हों। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर और सबसे छोटा प्राइम नंबर का हमें रेशियो बताना है। सो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होता है? हमारा 4, क्योंकि इससे कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। तो सबसे पहला नंबर 4 ही है जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर हैं। ठीक है, उसके बाद में प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 2। तो इनका मुझे रेशियो बताना। 4 और 2 का रेशियो कितना हो जाएगा? 2:1। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नाउ द सेकंड क्वेश्चन। अभी देखो आपके सामने क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लाइन्स 5x + 7y 5x + 7y = 3 एंड 15x + 21y = k कोइंसाइड। तो कोइंसाइड वाली कौन सी कंडीशन है मेरी? a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। मीन्स तीनों कोफिशिएंट मेरे इक्वल होने चाहिए। सो अभी देखते हैं, देखो a1 की वैल्यू क्या है? 5 और a2 की वैल्यू 15 और b1 की वैल्यू मेरी है 7, b2 की वैल्यू 21 और c1 की वैल्यू अगर कंसीडर की जाए तो कितनी होगी? -3 और k वैल्यू -k। सो अभी देखते हैं, देखो यहाँ पे कितना रेशियो आ रहा है? 1/3 का। 1/3 1/3 1/3। तो यहाँ पे 1/3 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 9। तो सेकंड का करेक्ट आंसर हो गया मेरा 9। तो k की वैल्यू कितनी होगी? 9। आप इनका भी यूज करके निकाल सकते हैं, उससे भी आ जाएगा। देखो कोई सी भी आप ये दो ले सकते हैं कि 7/21 = -3 -k, ये कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से ये 3 टाइम्स, सो k = 9। ऐसे भी निकाल सकते हैं। लेकिन हमने डिटेल में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और एमसीक्यूज में हम शॉर्ट तरीके देखेंगे कैसे हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। ओके, अभी थर्ड क्वेश्चन है मेरे सामने हुआ कि एक गर्ल वॉक्स 200 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट। तो ईस्ट की साइड में चली 200 मीटर। देन 150 टुवार्ड्स नॉर्थ, यहाँ पे 150 मीटर टुवार्ड्स नॉर्थ। देन द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस बता दें। तो सिंपली इसमें क्या लगा देना मुझे? पाइथागोरस। सो पाइथागोरस क्या होगा कि यहाँ पे मैं कुछ मान लेता हूँ, ये OAB। तो ये क्या हो जाएगा? OB का स्क्वायर = OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। सो OA की वैल्यू कितनी है मेरी? OA की वैल्यू है मेरी 200 प्लस इसकी वैल्यू है 150। तो ये क्या हो गया? 4 के बाद 4 0 और 225 के बाद भी 2 0। ओके, अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। 625 और 2 0, ये क्या होगा? OB का स्क्वायर। ओके, अभी हम इसका स्क्वायर निकालेंगे। तो ये किसका स्क्वायर है? 25 का और 2 0
की प्लेस पे सिंगल जीरो हो जाएगी। सो उसकी इनिशियल पोजीशन, जो उसकी स्टार्टिंग पोजीशन से जो उसकी डिस्टेंस है वो 250 मीटर होगी। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, हमको क्या दिया, एक रोम्बस दिया गया है जिसके डायगोनल्स दिए हैं हमें, एक 24 और एक ये वाला कंसीडर कर लेते हैं हम 32 और ये वाला कंसीडर कर लेते हैं 24। ओके, सो अभी हमको क्या निकालना है कि हमें द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड, अच्छा हमें क्या बताना, एल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है इस रोम्बस का। सो एल्टीट्यूड मेरा दो टाइप से हो सकता है, एक तो ये वाला यहाँ से एल्टीट्यूड हो सकता है और एक ऐसे एल्टीट्यूड हो सकता है। तो आप किसी भी टाइप से कहीं से भी एल्टीट्यूड निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो दो टाइप का एल्टीट्यूड, क्योंकि ये रोम्बस है तो दोनों साइड में एल्टीट्यूड इक्वल ही होगा। ओके, अब हमको पता है कि ये क्या, रोम्बस, रोम्बस का एरिया क्या होता है 1/2 d1 इंटू d2। ये हमको पता है कि रोम्बस का एरिया क्या होता है 1/2 d1 इंटू d2, डायगोनल 1 मल्टीप्लाई डायगोनल 2। अच्छा, हम ये भी जानते हैं कि रोम्बस एक पैरेललोग्राम भी होता है, ठीक है ना, पैरेललोग्राम का ही पार्ट है रोम्बस। सो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है कि ये वैल्यूज पुट कर देनी है। d1 की वैल्यू कितनी है मेरी, डायगोनल 1 की 24, 32 प्लस, और यहाँ पे देखो अगर मैंने ये हाइट कंसीडर की है ये वाली, ठीक है ना, तो बेस कितना होगा इसके लिए, बेस क्या होगा, बेस कुछ होगा क्या, बेस क्या होगा बताओ, बेस निकालना पड़ेगा ना। देखो रोम्बस के क्या है, रोम्बस बाइसेक्ट करता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये अगर 32 है तो ये होगा 16 और ये 12 हो जाएगा और ये 90 का बनाता है। तो ये साइड यहाँ से हमें निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये कितनी आएगी 256 और 144,004, तो ये कितनी आ जाएगी मेरी 20, ये वाली साइड मेरी 20 आ गई। तो अभी बेस कितना हो गया 20 और हाइट कितनी, हाइट मुझे फाइंड करनी है कि मेरी हाइट कितनी निकल के आएगी। सो अभी यहाँ पे मैंने कैंसिल आउट किया 12 टाइम्स, सो 12 मल्टीप्लाई 32 अपॉन 20 इक्वल टू h, ठीक है ना। ये अभी इससे मल्टीप्लाई हो गया 6 टाइम, सो यहाँ पे मल्टीप्लाई हुई तो ये कितना हो जाएगा 2 और 19 और डिवाइड बाई 10 इक्वल टू h। सो हाइट आया मेरा 19.2। थोड़ा अलग है क्वेश्चन, तो हम इसे एक बार दोबारा से रिकैप करेंगे। देखो उसने क्या बोला है क्वेश्चन में कि हमारा एक रोम्बस है जिसके दो डायगोनल्स दिए गए हैं, ठीक है ना। तो डायगोनल्स दिए गए हैं, डायगोनल देखो एक रोम्बस क्या होता है, एक रोम्बस एक पैरेललोग्राम भी होता है, पैरेललोग्राम का ही पार्ट है रोम्बस भी। ओके, तो डायगोनल दिए हुए हैं तो रोम्बस का एरिया क्या होता है 1/2 d1 इंटू d2 और पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है बेस इंटू हाइट। तो मेरे पास में ना तो यहाँ पे बेस है ना तो हाइट है, ओके, लेकिन मेरे पास में d1 d2 है पैरेललोग्राम की निकालने के, तो यहाँ पे मैंने ये पुट करी है। उसके बाद मुझे क्या एक बेस, ये वाली साइड चाहिए या तो ये वाली साइड चाहिए, वो तो एक ही निकल के आएगी, कोई सी भी निकाल सकते हैं आप। तो ये बेस कितना है यहाँ पे 20, क्योंकि यहाँ पे देखो रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं वो 90 डिग्री पे कट करते हैं, तो इसमें हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। और रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट भी करते हैं, तो यहाँ पे 16 और ये 12 और उसके बाद यहाँ पे हमने पाइथागोरस लगाया तो ये कितना है 20। सो 20 क्या हो गया मेरा बेस, और हाइट मुझे फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ से मेरा आंसर निकल के आ गया 19.2 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 2 फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोस्ट वन हेड। सो मुझको कम, अब देखो 2 कॉइन्स हैं तो 2 कॉइन्स की प्रोबेबिलिटी क्या क्या हो सकती है, मोस्टली आउटकम क्या हो सकते हैं। देखो अगर 2 कॉइन को टॉस किया जाए या तो दोनों हेड आ सकते हैं या तो दोनों टेल, पहले वाले पे टेल आ जाए और दूसरे वाले पे हेड आ जाए, या फिर पहले वाले पे हेड आ जाए और दूसरे वाले पे टेल आ जाए। मतलब 2 कॉइन अगर हम टॉस करते हैं तो उसके मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम मेरे 4 हो सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या है कि उसने पूछा कि एट मोस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड तो आए,
तो एक हेड किस किस में है, देखो यहाँ पे 1 हेड है, यहाँ पे 1 हेड है और यहाँ पे भी 1 हेड से ज़्यादा है, लेकिन उसने क्या बोला, एट मोस्ट, कम से कम एक हेड होना चाहिए। तो ये कंडीशन भी मेरी इसी में इंक्लूड होगी क्योंकि एक से ज़्यादा ही है वो 4, और पॉसिबल आउटकम यहाँ पे जो मेरे 1 हेड जिनमें आ रहा है वो कितने, 3। तो द आंसर इज 3/4। ओके, कि जो सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं उनका जो एरिया होता है वो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में होता है या सेम रेशियो में होता है हम कह सकते हैं, और साथ ही साथ एल्टीट्यूड का भी सेम ही रेशियो होता है। अगर हमको एरिया फाइंड आउट करना है दो सिमिलर का, तो हम उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स या एल्टीट्यूड का स्क्वायर करके हम उनका रेशियो निकाल सकते हैं। सो वहाँ पे क्या दिया गया है हमें क्वेश्चन में कि ए बी और पी क्यू के जो स्क्वायर का रेशियो है वो कितना है, 4:9, ठीक है ना। और हमसे पूछा क्या, ए एम अपॉन पी एन हमसे पूछा है। सो ये क्या इनका और इनका सेम ही रेशियो होता है। सो ए एम और पी एन की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि स्क्वायर की वैल्यूज हैं, सो ए एम और पी एन की वैल्यूज कितनी होंगी, 2/3 मीन्स 2:3। इसका आंसर कितना होगा, 2:3, क्योंकि जो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है और जो उनका एल्टीट्यूड है उनका सेम रेशियो होता है। सो यहाँ पे अगर वो स्क्वायर पूछता ए एम स्क्वायर और पी एन स्क्वायर, तो ये जो 4:9 है ये इसका भी आंसर होता, लेकिन उसने यहाँ पे ए बी और पी क्यू का स्क्वायर की वैल्यू दी है 4:9। सो ए एम और पी एन की स्क्वायर की वैल्यू हमें नहीं बतानी है, क्योंकि हमें सिंपली ए एम और पी एन की वैल्यू बतानी है, तो आंसर हो जाएगा 2:3। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 7। देखो अभी क्या है, इसमें एमसीक्यू में मेरे पास में 4 ऑप्शन ऑलरेडी दिए हुए हैं। सो पेपर में मेरे पास में इतना टाइम नहीं रहेगा कि मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊँ। सो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको एमसीक्यू की हेल्प से भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे अगर टेबल याद है तो ऐसी 0, 90, 45 और 30 कौन सी वैल्यू रखने पे मुझे ये जो मेरी इक्वेशन है इसमें वैल्यू 2 मिल जाएगी मुझे। अगर आपको याद है तो देख सकते हैं कि आप 0 मैंने यहाँ पे कंसीडर किया, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन 0 की 0 होती है, और ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो 0 तो नहीं होने वाला है, ठीक है। उसके बाद मैंने 90 कंसीडर किया, कि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। सो 1 में 2 की मल्टीप्लाई होगी 2, और कॉस 90 कितना होता है, 0। सो यहाँ से मेरी 2 वैल्यू निकल के हो जाएगी, तो आंसर कितना हो जाएगा मेरा, 90। सो ऐसे भी आप हेल्प लेके कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे हमें करना है। जो जनरली मेथड है वो क्या है, साइन स्क्वायर बीटा। अभी देखो ऐसे केसेस में जब भी आपको बीटा या थीटा की वैल्यू निकालनी हो, तो आप दोनों साइन को या तो कॉस में चेंज कर लीजिए या तो कॉस को साइन में कर लीजिए। सो मैं क्या करता हूँ, कॉस को साइन में चेंज कर लेता हूँ, इक्वल टू 2, और ये कितना हो गया, साइन स्क्वायर बीटा -1 प्लस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 0। सो ये कितना होगा यहाँ पे, सॉरी 2, और ये कितना, साइन स्क्वायर बीटा, ये 1 को इधर लेके जाऊँगा मैं, यहाँ पे ऑलरेडी 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 3। सो साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 3/3, ये कितना होगा मेरा 1, और अभी क्या हो गया, साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1। सो साइन में जो मेरा साइन है उसमें 1 किसकी वैल्यू होती है, साइन 90 की। सो बीटा कितना आ गया मेरा, 90। सो बीटा की वैल्यू 90 आ गई, ठीक है ना। आप यहाँ पे एक स्टेप और कर सकते हैं चाहे तो, जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर बीटा 1 है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली साइन बीटा 1 कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं स्क्वायर को इधर रूट में लेके जाऊँगा तो √1 की वैल्यू 1 ही होती है। साइन 90 ऐसे भी कर सकते हैं। आप चाहें तो ऐसे क्वेश्चन को एमसीक्यू से करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपका टाइम सेव होगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी क्या इसमें फर्स्ट यूनिट से है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर दैट इज द डेसिमल एक्सप्रेशन। अगर कोई भी टर्मिनेटिंग नंबर है तो उसके डेसिमल में क्या रहा होगा। देखो हमने पढ़ा है कि 4
1 2 3 ऐसा कोई नंबर है ये, तो उसने पूछे उसके डेसिमल के फैक्टर्स क्या रहे होंगे। सो देसी और 4 ऑप्शन है, देखो अगर 3 अगर डिनोमिनेटर में रहेगा तो टर्मिनेट ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो 3 वाले सारे कैंसिल हो गए। सो बचा क्या 2 और 5। किसी भी संख्या के अगर डिनोमिनेटर में 10 रहेगा, मतलब 2 और 5 के फैक्टर रहेंगे तो वो हमेशा टर्मिनेट होगा। सो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया मेरा 2,5। ओके, अभी देखो क्या 9 क्या है कि x इक्वल टू ए और y इक्वल टू बी, ये कैसे इंटरसेक्टिंग होंगे, ओवरलैपिंग होंगे, पैरेलल होंगे, कैसे होंगे। सो हम क्या करते हैं, ग्राफ बना लेते हैं इसमें सिंपली। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ओके, अभी देखो फर्स्ट है मेरा x इक्वल टू ए। सो x की वैल्यू ए या तो इधर साइड होगी या तो अब पॉजिटिव दिया तो ऐसे कोई इक्वेशन होगी, क्योंकि यहाँ पे इस x इक्वल टू ए, ये जो मेरी लाइन है इस पे x की वैल्यू 1 है। सो एक मेरी ये लाइन हो गई और एक है y इक्वल टू बी, तो y इक्वल टू बी ऐसी होगी। तो कौन सा बना इसमें, इंटरसेक्टिंग, फर्स्ट वाला सही है, इंटरसेक्टिंग इज द राइट। अब नाउ द, अब कौन सा क्वेश्चन है मेरा 10th। देखो 10th बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए आप। देखो आपको क्या करना, आप जब ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो पहले खुद से कीजिए, उसके बाद आप आंसर्स यहाँ से देखिए, ठीक है। अभी क्या है 10 क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, आपको -5,6 है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो ये पॉइंट कहाँ पे होंगे, ऐसे आपको बना लेना है। और ये कहाँ पे होंगे, -5, देखो x की वैल्यू क्या है -5 और y की वैल्यू 6, तो यहाँ पे कहीं पे ऐसे होगा, ये साइड 5 है और ये साइड, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये वाली डिस्टेंस। देखो आपको मैं ये अगर आपने कंसीडर किया है, यहाँ पे -5 -4 -3 -2 -1 और 0, ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6। सो इसमें क्या करना है मुझे, ये वाली डिस्टेंस यहाँ पे बतानी है ओरिजिन से, ओरिजिन यही होता है ना 0 0। सो ये कितना हो गया, यहाँ पे बेस कितना हो गया 5, हाइट कितनी हो गई 6। तो इसमें सिंपली क्या करना है, पाइथागोरस लगाना है। इस वाली साइड के लिए मुझे ये दोनों साइडों का स्क्वायर ऐड करना है। ये मान लिया a है, ये o है, ये b है, देन OB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। सो OA कितना हो गया मेरा 5 स्क्वायर प्लस AB 6 स्क्वायर, OB स्क्वायर टू 25 प्लस 36, OB स्क्वायर इक्वल टू 61। सो OB कितना हो गया मेरा √61। दरअसल में तो ये प्लस माइनस भी हुआ है, लेकिन ऑप्शन में हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं, सो हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे 61। सो मेरा आंसर कितना हो गया 61। ओके, अब भी इसके बाद है मेरा क्वेश्चन नंबर 11, जो कितना सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे तो आप बता ही सकते हैं। ए स्क्वायर इक्वल टू 23y√5। अभी देखो उसने वैल्यू किसकी पूछी है, ए की पूछी है, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे ए कंसीडर करना। ए अगर यहाँ पे मैं ए रखूँगा तो रूट यहाँ पे आएगा, और 23 से तो रूट जा ही नहीं पाएगा, लेकिन 25 से चला जाएगा। अगर कोई भी नंबर रूट में रहता है तो वो कैसा रहता है, इरेशनल। सही है क्या, नहीं, कोई भी नंबर नहीं, सिर्फ रूट में अगर प्राइम नंबर होगा तब इरेशनल होगा। सो आंसर इसका क्या हो गया, इरेशनल। नाउ द क्वेश्चन नंबर 12, LCM ऑफ 2 नंबर इज 36 एंड HCF ऑफ द सेम नंबर इज 2। सो हमें क्या करना, हमको पता ही है कि 2 नंबर का प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या होता है, HCF मल्टीप्लाई LCM। सो मेरे नंबर्स कौन से हैं, x मल्टीप्लाई 18 और उनका HCF क्या है 2 और LCM कितना है 36। सो ये कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम x इक्वल टू 4। सो आंसर क्या हो गया मेरा 4 आंसर हो गया। ओके, नाउ द क्वेश्चन नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जैसे कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC और B पे क्या है मेरा 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। tan A क्या है मेरा 30, tan A की वैल्यू कितनी है, सॉरी 30 नहीं √3। देन हमको क्या फाइंड आउट करना है, cos A cos C माइनस sin A sin C। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कई तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे PY करके निकाल सकते हैं, जो रहता है हमारा PBP, या फिर एंगल से निकाल सकते हैं। देखो tan की टेबल में √3 किसकी वैल्यू होती है बताइए, tan A इक्वल टू tan 60, ये वैल्यू होती है tan 60 की। सो यहाँ से एंगल A कितना हो गया 60, एंगल A की वैल्यू आई 60। ये अगर 60 है तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। अब बस मुझे क्या करना है, यहाँ पे पुट कर देनी है। ये क्या हो गया मेरा cos 60 हो गया, ये cos 30 हो गया, ये sin क्या हो गया 60 और ये sin 30 हो गया। अभी क्या करना, अभी वैल्यूज पुट करनी है। cos 60 की cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू आप टेबल याद करके रखें, ठीक है ना। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, cos 60 होती है हमारी cos 30 के इक्वल, तो cos 30 1/2 और इसकी √3/2। 60 की कितनी होती है √3/2 और इसकी 1/2। सो ये तो सेम ही हो गई, ये कैंसिल आउट, तो आंसर कितना हो गया मेरा 0। तो 0 वाला ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 0 वाला ऑप्शन। ओके, इसी टाइप में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी है 14 क्वेश्चन क्या है। देखो एक जो हमारा ट्राइंगल है उसका रेशियो क्या है 1:1:2, ये उसके एंगल्स का रेशियो है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें एंगल ही फाइंड आउट करना है। उसने ब्रैकेट में दिया है कि जो सबसे बड़ा एंगल है वो एंगल C है। सो यहाँ पे भी दिख रहा है कि सबसे बड़ा एंगल C ही है। ओके, अभी क्या करना, हमें उन ट्राइंगल्स के एंगल फाइंड आउट करने हैं। अगर ट्राइंगल्स के ये रेशियो है तो एंगल्स क्या क्या होंगे, जैसा कि हमने 6th 7th 8th में सीखा है, हम इनको x कंसीडर कर लेते हैं। सारे एंगल्स का सम कितना होता है 180, तो ये कितना हो गया 4x इक्वल टू 180 और x की वैल्यू फाइंड आउट हुई हमारी 45। सो मेरे एंगल क्या आ गए 45, 45 और 90, मीन्स ABC, ये मेरे एंगल हो गए 45, 45, 90। ओके, नाउ अब हमें क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी, किसकी, sec A। अच्छा, मैं डायरेक्ट वैल्यू ही पुट कर देता हूँ। sec A मीन्स sec 45 अपॉन cosec B। cosec B भी कितना हो गया मेरा cosec 45 माइनस tan 45 और cot क्या 45। 90 की तो वैल्यू ही नहीं दी है इसमें, मतलब C एंगल तो है ही नहीं। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू टेबल से याद करें आप, √2 यहाँ पे सॉरी -1/1, 1 - 1। सो आंसर कितना हो गया, देखो ये √2 माइनस, देखो sec 45 की वैल्यू होती है √2, cosec की भी सेम ही होती है, tan 45 की भी सेम होती है और cot 45 की भी सेम। कैंसिल आउट 1 कैंसिल आउट, 1 - 1 इक्वल टू 0। तो इसका आंसर कितना हो गया 0 है ऑप्शन में, यस ऑप्शन में है 0, तो आंसर इज 0। नाउ द क्वेश्चन नंबर 15 इज वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस बाय सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस। अभी देखो क्या एक ऐसे कोई मेरी डिस्टेंस है, ये कितनी दी है उसने 176 मीटर, और अब भी इसके ऊपर कोई सर्किल बना हुआ है, यहाँ पे इसका रेडियस कितना है 0.7 मीटर। सो हमको क्या करना है कि ये 176 मीटर की जो डिस्टेंस है इसको कवर करने में कितने राउंड कंप्लीट करेगा। ओके, सो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है। सो एक राउंड में कवर करने के लिए क्या लगाते हैं हम 2πr, क्यों, इसका पेरीमीटर क्या होगा 2 × 22 7 × 0.7, ये कैंसिल आउट हो गया 0.1 बार,
और ये यहाँ से 44 की मल्टीप्लाई 0.1 होगी तो सो एक चक्कर में 4.4 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है। और टोटल कितनी डिस्टेंस आना है 176, इसका इससे डिवाइड करना है। देखो सिंपल सा है, अगर यहाँ पे अगर 100 मीटर होता, देखो यहाँ पे अगर 100 मीटर होता और ये जो सर्किल है ये एक राउंड पे 10 मीटर कवर करता है, तो ये कितनी बार में से कवर कर लेता, आप सिंपली बता देते कि 10 बार में। क्यों? क्योंकि आपने 100 में डिवाइड किया 10 से। तो सिमिलरली इसका पेरीमीटर कितना है 4.4, मतलब एक राउंड में 4.4 डिस्टेंस कवर करता है और टोटल डिस्टेंस है 176। सो इसमें इसका डिवाइड किया, यहाँ पे ये हटा के मैंने क्या किया, यहाँ पे एक जीरो बढ़ा ली है और उसके बाद मुझे क्या करना है, इसमें डिवाइड दे देना है। तो ये कितनी बार जाएगा, ये से शायद 4 बार चला जाएगा, मतलब 40 टाइम्स आ जाएगा। अब चेक कर लेना, मेरे हिसाब से 40 टाइम ही है, हाँ पूरा कट ही जाएगा वो, ठीक है ना। तो आंसर इज 40, सॉरी मीटर में नहीं होगा इस बार, ये नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस है, ये सिंपली नंबर है एक। ओके नाउ इसके बाद क्या है, इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि दो सिमिलर क्या मेरे ट्राइंगल्स हैं। सो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं और उनकी साइडें आपको दी हुई हैं, देखो आप स्क्रीन पर दिख रही हैं। ए बी 3 सेंटीमीटर, बी सी 2 सेंटीमीटर और सी ए 2.5 सेंटीमीटर। और उसने जो दूसरा वाला हमारा एक डी ई एफ है उसकी एक साइड दी है, वो कितनी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब हमको पता है कि सिमिलर जो ट्राइंगल होते हैं, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइडों का जो रेशियो होता है वो सेम होता है। सो अगर ये 4 सेंटीमीटर है एक साइड उसकी, सो ये जो बीसी साइड है मेरी 2 सेंटीमीटर, उसके सेम रेशियो में, किस रेशियो में 1/2 के रेशियो, मतलब उससे ये दुगनी है। तो बची हुई सारी साइड में कैसी होंगी, इसकी दुगनी होंगी। देखो जो ए बी है 3 सेंटीमीटर, उसके लिए डी ई कितनी होगी 6 सेंटीमीटर, और जो बी सी है वो कितनी है 2 सेंटीमीटर, लेकिन उसके लिए तो उन्होंने दी ही है कितनी 4 सेंटीमीटर, 2.5, तो इसके लिए कितनी हो जाएगी 5। सो ये सेम देखो 3 का 1/2 रेशियो, इसका 1/2, इसका 1/2, तो पेरीमीटर कितना हो गया इसका 50। ऐसे भी निकाल सकते हैं आप। आपको क्या ना, देखो एमसीक्यू करते टाइम आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है ज़्यादा, क्योंकि आपको प्रेजेंटेशन के नंबर नहीं मिल रहे हैं, आपको सिर्फ सही और गलत के आंसर करने के नंबर मिलेंगे। तो आपको टाइम कम करने के लिए छोटे छोटे तरीक़ों से करने की कोशिश करनी है कि कैसे छोटे छोटे तरीके से हम जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 17 इज, क्या डी पैरेलल टू बी सी, ए डी, बी डी, पी सी ये सब दिया गया है और डी हमको फाइंड आउट करनी है। सो अब देखो ये डी पैरेलल टू बी सी, ये दोनों पैरेलल्स हैं। सो ये सिमिलर कैसे हुआ, देखो ये छोटा वाला जो मेरा ट्राइंगल है और ये बड़ा वाला, इसमें एक एंगल ए तो कॉमन ही है, देखो दोनों में, इसमें भी और इसमें भी है, ठीक है। और ये कैसी लाइन है, ये कैसी लाइन है स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल्स भी इक्वल होंगे और ये एंगल्स और ये एंगल्स भी इक्वल होंगे। सो ये दोनों एंगल कैसे होंगे मेरे सिमिलर। और सिमिलर की प्रॉपर्टी क्या है, आपको कोरस्पॉन्डिंग साइडों का जो रेशियो होता है वो सेम होता है। इसकी साइड के रेशियो के इक्वल होगी और इसकी साइड के रेशियो के इक्वल होगी। अब सिंपली हमको वैल्यूज पुट करनी है। ए डी की वैल्यू कितनी है मेरी 3, ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी कहाँ पे है, ए बी है हमारा 7, दोनों ऐड कर दीजिए 3 और 4, और बी सी हमको डी फाइंड आउट करना है और बी सी कितना है मेरा 14। सो ये कैंसिल आउट 2 और डी हो गया मेरा 6। सो आंसर हो गया इसका 6 सेंटीमीटर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। देखो आपके सामने आ गया है क्वेश्चन नंबर 18। 4 tan थीटा इक्वल टू 3 और ये वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। सो क्या करें आप पहले या तो कौन सा वाला, अगर tan बीटा इक्वल टू 3/4 करें, फिर उसके बाद क्या होता है इसका p, फिर यहाँ पे क्या होता है h, p, इससे निकालें और ये वैल्यूज वहाँ पे पुट करें।
लेकिन ये थोड़ा सा क्या है, लेंदी हो जाएगा। इसके लिए एक और शॉर्ट तरीका है कि हमको क्या करना है, ये जो मेरे पास में ये 4 sin थीटा माइनस 3 cos बीटा और 4 sin बीटा प्लस 3 cos बीटा था, इसमें क्या करूँ मैं, cos से डिवाइड कर दूँ, ऊपर भी डिवाइड कर दूँ और नीचे भी डिवाइड कर दूँ, तो दोनों में बराबर होगा। देखो अगर मैं ऊपर वाली में भी cos से डिवाइड कर देता हूँ तो क्या होगा, 4 sin बीटा है यहाँ पे, sin बीटा की देखो मैं लिख ही देता हूँ एक बार और, cos से डिवाइड किया इसमें और इसमें भी cos बीटा से डिवाइड किया, ठीक है। अपॉन में क्या है मेरा 4 sin बीटा, इसमें भी cos बीटा से डिवाइड किया और यहाँ पे cos बीटा अपॉन इसमें भी। देखो अगर आपको ये समझ में नहीं आए तो आप इस वाले मेथड से भी कर सकते हैं, आंसर आपको सेम ही मिलेगा, लेकिन इससे क्या है ना, थोड़ा सॉल्यूशन आसान होगा और जल्दी होगा। देखो ये क्या हो गया मेरा भी 4 tan बीटा हो गया और ये यहाँ पे -3 रह गया, बस यहाँ पे 4 tan बीटा हो गया प्लस यहाँ पे क्या बचा +3। अब tan बीटा की वैल्यू मुझे वहाँ पे दी हुई है, क्या है 3/4। सो वे देखो 4 tan बीटा की जगह क्या पिट करना मुझे 3/4 -3 और यहाँ पे 4 3/4 +3, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया तो ऊपर क्या बचेगा मेरा, 3 में से 3 गया, क्या बचेगा 0। अब जब न्यूमिनेटर 0 हो गया तो आंसर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि उसमें डिवाइड करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे हम, कुछ भी करेंगे हम, लेकिन आंसर तो हमारा वही रहेगा जो है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। इसमें क्या एक नई टर्म आपको देखने को मिलेगी, डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन। सो डिपेंडेंट क्या होती है मेरी, डिपेंडेंट क्या होती है, कोइंसाइड। कोइंसाइड कौन सी होती है भाई, जिसमें तीनों कंडीशन मेरी इक्वल होती हैं। कौन सी, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो अब आप चेक कर लीजिए इन चारों ऑप्शंस में कौन सी मेरी कंडीशंस ये है कि जिसमें ये ऊपर वाली इक्वेशन और नीचे वाली इक्वेशंस इक्वल कंसीडर हों। सो आप चेक करोगे तो डी वाला ऑप्शन आपको ऐसा लगेगा कि जिसमें कि a1 a2 b1 b2 और c1 c2 इक्वल आएंगे, ठीक है ना, और किसी में नहीं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। हमको क्या एक मैथमेटिक्स वर्ड दिया है, उसको हमें क्या करना है, एक अल्फ़ाबेट के लेटर में हमें क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक शब्द मैथमेटिक्स के वर्ड ही होंगे। सो आप जानते हैं कैसे करना है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो जाएंगे हमें 26, क्योंकि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने वर्ड होते हैं 26। अभी मैथमेटिक्स में कितने वर्ड यूज हुए हैं चेक करोगे तो आप 8 वर्ड यूज हुए हैं। आपको रिपीटेशन काउंट नहीं करना, सिंगल वर्ड यूज करने हैं। जो सिंगल वर्ड्स हैं वो 8 यूज हुए हैं। सो मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, ये कट जाएगा 4/13। सो 4/13 आंसर हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटी में कैसे सॉल्यूशन करते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम और पॉसिबल आउटकम। सो कितने आंसर मेरे, कितने आउटकम आ सकते हैं और कितने में से आ सकते हैं, ठीक है। अभी आपका सेक्शन 1 था, 20 था क्या ये, अच्छा सॉरी ये 20 क्वेश्चन था, अच्छा ये 20 होगा। अभी आपका सेक्शन 1 कंप्लीट हो गया। अभी चलते हैं सेक्शन बी पे। इफ़ द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 1 to 15 आपके सामने है स्क्रीन पे, देन द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ सच नंबर्स आर। पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स बताने कितने हो सकते हैं, ठीक है ना। 2 नंबर्स का सम कितना है मेरा, देखो 2 नंबर का सम कितना है, x + y = 1 to 15। जैसे कि क्वेश्चन में बोला ऐसे किया हमने, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 1 to 15। 2 नंबर का सम मेरा 1 to 15 है, ओके। नाउ देयर SCF इज 81 और उनका SCF कितना है 81 है, उनका SCF क्या है 81 है। सो मुझे वो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। अब देखो उनका SCF 81 है, तो इसका मतलब क्या है कि जो SCF है
वो क्या होता है, वो नंबर्स का मल्टीपल होता है। आया समझ में? नहीं आया? अभी देखो ये 2 नंबर है मेरे, इनका सम इतने है, ठीक है। और जो HCF है वो कितना, 81। सो ये दोनों नंबर में 81 की मल्टीप्लाई होगी, तभी तो HCF निकलता है। HCF क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं नंबर्स में। सो इन दोनों नंबर का कॉमन फैक्टर 81 है। सो ये जो 2 नंबर्स हैं ये कितने हैं मेरे, इनमें 81 की मल्टीप्लाई है, ये 81 के मल्टीपल हैं। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 81x प्लस 81y इक्वल टू 1215। देखो इस चीज़ को दोबारा से समझना कि जो HCF है वो क्या, वो उस नंबर में उसका मल्टीपल होता है। कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि 4 है ये और ये 6, इन दोनों का HCF कितना होगा, 2। सो ये दोनों नंबर 2 के मल्टीपल होंगे ही होंगे, क्योंकि जो HCF है वो उसी से निकल के आ रहा है, उसी के वो मल्टीपल होते हैं नंबर्स। ओके, सो अभी क्या कर दिया मैंने, 81x प्लस 81y इक्वल टू कितना हो गया, ये 1215 है, ठीक है ना। अभी इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो 81 का यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, x प्लस वाई और 1215 अपॉन 81। अच्छा, ये इससे कितने टाइम्स कटना चाहिए, कितने टाइम्स कटेगा, मतलब इसका डिवाइड करके देख लेते हैं। कटना चाहिए वैसे तो 81 8 0, ये कितना हो गया, 4 5 15 टाइम x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया, 15, ठीक है ना। अब हमको ऐसे पेयर बनाने हैं, 2 नंबर्स का सम कैसा होना चाहिए, 15। कैसे नंबर का, प्राइम नंबर का, क्योंकि प्राइम नंबर क्यों, क्योंकि जो हमारा HCF होता है उसमें कैसे नंबर्स का फैक्टर होता है, प्राइम नंबर्स का। क्योंकि कॉमन वाले तो यहीं आ जाते हैं ना। देखो अगर इसमें कुछ फैक्टर्स कॉमन होते तो HCF में कंसीडर हो जाते। सो भी हमको कैसे पेयर बनाने हैं, प्राइम नंबर वाले। तो 1 प्लस 14, एक ये हो गया, 2 प्लस 13, ये भी 15 हो सकता है, 3 प्लस 12, नहीं ये नहीं होगा, इसमें कॉमन फैक्टर आ गए, 4 11 ये हो गया। उसके बाद 5 के बाद 5 और 10 नहीं होगा, 6 और 9 भी नहीं होगा, 7 प्लस 8 ये भी हो सकता है 9। अच्छा ये 4 हो गए, तो ऑप्शन आपका 4 सही है। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हो गए मेरे, 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 22। इसमें क्या है, ग्राफ दिया गया हमें और उसमें एरिया फाइंड आउट करना है। हमको क्या करना, एरिया फाइंड आउट करना, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो देखो एरिया क्या होता है, ट्राइंगल का एरिया x इक्वल टू 0 पे फाइंड आउट करना है। मीन्स x एक्सिस पे हमें बताना है क्या है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द 2 लाइन्स एंड द लाइन x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमको क्या करना, देखो सिंपली बेस इनटू हाइट करना। देखो अभी x एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस है हमारी ट्राइंगल की, देखो आपको दिख रहा होगा कि वो x की वैल्यू, अभी यहीं पे बनाऊँ क्या मैं, चलो यहाँ पे एक और बना देता हूँ रफ फिगर। ये कुछ ऐसा है, छोटा सा बना देता हूँ, ठीक है ना। एक यहाँ पे ऐसे गया, एक यहाँ पे ऐसे गया, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ है, तो ये वाली हाइट कंसीडर होगी जो y एक्सिस से इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। सो ये कितनी है मेरी, 2, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगा मेरा बेस, ये कितना है आपका, आप जूम करके देख लीजिए, 2 और 4 6, ये कितना है 6 और 1/2, ये क्या होता है ट्राइंगल का एरिया 1/2 बेस, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इंटू 2, तो आंसर कितना होगा 6 स्क्वायर यूनिट। इसका आंसर हो गया 6 स्क्वायर यूनिट। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23 tan अल्फा प्लस cot अल्फा
इक्वल टू 2 और हमें tan स्क्वायर 20 प्लस cot 20 की वैल्यू फाइंड आउट करनी। अभी देखो आप इसको कैसे MCQ की हेल्प से भी कर सकते। देखो ऐसे क्या वैल्यू है, तो यहाँ पे भी 1 आए, यहाँ पे 1 आए, तभी तो 2 हो गई, ठीक है नहीं। तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। सो कितना हो जाएगा ये 1 1 2। सो tan 45 अल्फ़ा की वैल्यू 45 हो गई, तो tan स्क्वायर 45 प्लस tan और cot स्क्वायर 20 कर लो से, cot 20 45, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 की पावर 20 प्लस 1 की पावर 20। सो ये कितना हो गया 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। इसका आंसर भी 2 ही हुआ। अगर आपको बिल्कुल तरीके से करना है तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए हमने पहले ही बताया था कि हमको ये सब को एक ही किस में कर लेना, एक में कर लेना, या तो tan में या तो cot में। तो आप इसको कैसे करना, देखो tan अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन tan अल्फ़ा इक्वल टू 2। फिर यहाँ पे tan अल्फ़ा लेंगे आप, फिर यहाँ की मल्टीप्लाई होगी tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल टू 2। फिर यहाँ पे क्या होगा tan स्क्वायर अल्फ़ा, ये इधर जाएगा प्लस 1 2 tan अल्फ़ा। फिर यहाँ से ये इसे इधर लेके आएंगे tan स्क्वायर अल्फ़ा माइनस के 2 tan अल्फ़ा प्लस 1। अभी ये क्या हो गया tan अल्फ़ा माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, tan अल्फ़ा इक्वल टू 1 हो जाएगा। और tan अल्फ़ा में 1 किसकी वैल्यू होती है, tan 45 की होती है, तो अल्फ़ा इक्वल टू 45। तो ये जो प्रोसीजर है ये थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है ना। आपको क्या करना, अगर नहीं होता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो यही करना है। लेकिन कभी कभी MCQ में ऐसी हेल्प भी मिल जाती है कि यहाँ पे 1 रखने पे, यहाँ पे 1 रखने पे मुझे 2 मिल रहा है, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू 45 रखने पे मुझे 2 मिल रही है। सिंपली यहाँ पे हो गया। अभी इतना सारा काम करना पड़ा इसके लिए, ठीक है ना। तो आंसर इसका 2 हो गया। और अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। और 24 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने। इसमें क्या x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सिंपली हमको ऐड ही करनी है पहले तो। सो कितने हुए 8 4 3x, ये भी शायद सेम ही हो जाएगा क्या, 8 4 3y सेम ही हो गया ये भी। और यहाँ पे 0 3 और ये कितना हो गया 1 7। अभी देखो यहाँ पे 3 4 8 कॉमन आ गया मेरा, x प्लस वाई 1 7 3 0 ये हो गया मेरा। अभी उसने क्या पूछी, x प्लस वाई की वैल्यू पूछी है। अब देखो ऑप्शंस कंसीडर करें, अगर यहाँ पे आपको टाइम बचाना है तो कैसे बचा सकते हैं। देखो ऑप्शंस में क्या है मेरे पास में, 5 है 6 है 7 है एंड 8 भी है। तो अभी x प्लस वाई की वैल्यू क्या रखी जाए कि जो ये आंसर मिल जाए। अभी आप इसमें डिवाइड देंगे तो टाइम वेस्ट होगा, तो आपको क्या करना है कि ऑप्शंस में देखना। देखो 8 है यहाँ पे, सो 8 में यहाँ पे किसी नंबर की मल्टीप्लाई होगी और सबसे पहली डिजिट क्या आएगी 0। सो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इस डिजिट में मल्टीप्लाई करने पे 0 ला देगा, सो वो ऑप्शन 5 है, क्योंकि 5 में 8 की मल्टीप्लाई होगी तो ही 0 आएगी। सो द आंसर इज, राइट आंसर इज 5। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप 3 4 8 का इसमें डिवाइड कर सकते हैं। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 24। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखो अभी इसमें क्या है क्वेश्चन नंबर 25 में कि कोई नंबर ऑफ एलसीएम दे रखा है, तो नंबर्स का एलसीएम कितना है 2 2 1, ठीक है ना। अभी इसके फैक्टर ही करने और कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास में, तो इसके फैक्टर आप देख लेना 13 से होंगे शायद, तो 13 1 17 ये 2 ऑप्शन है, 13 और 17 ये 2 फैक्टर्स आए इसके, ठीक है ना। अभी p वाला बड़ा है तो p की वैल्यू कितनी हो गई 17 और q की वैल्यू हो गई मेरी 13। और वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है मुझे 3p, मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है 3p माइनस q की। सो यहाँ पे p की वैल्यू कितनी पुट करनी है मुझे 17। सो ये कितना हो गया यहाँ पे 51 माइनस 13 इक्वल टू 38। इसका आंसर कितना हो गया 38। अभी देखो 25 क्वेश्चन हो गए हैं और वीडियो ऑलरेडी लेंदी हो गई है काफ़ी। सो अगले 25 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसको हम फर्स्ट पार्ट कंसीडर करेंगे सैम्पल पेपर स्टैंडर्ड का। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, मैं आपको उसका डिटेल्ड में आंसर प्रोवाइड कराऊंगा,
क्योंकि देखो MCQ है तो आपको शॉर्ट्स में करना है काम, आपको ज़्यादा डिटेल में करना ही नहीं है, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना, सिर्फ आपको आंसर पे लगाना है राइट टिक। आपकी प्रेजेंटेशन के नंबर नहीं है वहाँ पे, सिर्फ आंसर सही लिखने के नंबर हैं। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको CBSE की लेटेस्ट अपडेट और सैम्पल पेपर्स वहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। आप वहाँ से डाउनलोड करके आंसर्स देख सकते हैं और उनके सॉल्यूशन कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 26 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कार्ड नाइदर किंग नॉर ए क्वीन। तो क्वेश्चन आपके सामने है, तो हमको एक प्रोबेबिलिटी बतानी है कार्ड की, ना तो किंग हो ना तो क्वीन हो। तो कार्ड में कितने किंग होते हैं? 4 किंग होते हैं और 4 ही क्वीन होती हैं। तो टोटल नंबर कितने हो गए? 8। तो 8 में से नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो कितने बचे फिर? 44 अपॉन 52। तो ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम है और कौन कौन से बचे हैं? अब हमारे पास 44 बचे हैं, किंग और क्वीन हटा दिए हमने, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। सो काट के देख सकते हैं अगर हम 4 से 11 अपॉन 13, सो 11 अपॉन 13 हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 क्वेश्चन है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 एट लीस्ट 1। सो एक डाइस को फेंकने पे 5 आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, 5 आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है कम से कम एक बार ही। 2 आ जाए तो भी कोई तकलीफ नहीं होगी उन्हें, लेकिन एक बार तो आना ही चाहिए। सो क्या क्या आउटकम हो सकते हैं? देखो 1/5 हो सकता है, 2/5, 3/5 और 4/5 हो सकता है, 5/5 हो सकता है और 6/5 हो सकता है। एक पे 6 आ जाए, एक पे 6 आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना। ओके, और इसके अलावा भी हो सकता है, इसके अपोजिट भी तो हो सकते हैं। 5/1, 5/2, 5/3, 4/5/4 ये नहीं हो सकता, क्योंकि तो उल्टा और सीधा एक ही है ना। 5 और 6 ही हो सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 ऊपर हो गए और 5 नीचे हो गए। सो कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होते हैं? देखो 2 डाइस है ना, सो 2 डाइस के टोटल नंबर ऑफ आउटकम 36 है, और जो हमें चाहिए वो कितने हैं? फेवरेट मतलब जो हमारे अपने हैं वो कितने? 11/36। तो यही आंसर है, 11/36 इज द करेक्ट आंसर। नाउ अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन? देखो आपको स्क्रीन पर आ गया होगा। ये क्या? 1 + sin² अल्फा इक्वल टू 3 sin अल्फा इंटू cos अल्फा। इसमें क्या कॉट अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हाँ, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें 1 के प्लेस पर हमें पुट करना है क्या? हम जानते हैं ना, 1 इक्वल टू क्या होता है? sin अल्फा प्लस cos² अल्फा प्लस sin² अल्फा इक्वल टू 3 sin अल्फा इंटू cos अल्फा। ये वाली पेन जो ये स्मूथ नहीं है यार, ये रुक रुक के चलती है, सही से अटक जाती है। ये स्मूथ है। देखो अब 1 के प्लेस, देखो sin² अल्फा प्लस cos² अल्फा क्या होता है? 1। और 1 के प्लेस पे मैं ये लिख सकता हूँ और इसके प्लेस पे ये लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो हमको अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज करना है। फिर देखो sin² अल्फा और sin² अल्फा, ये क्या हो गया? 2 sin² अल्फा प्लस cos² अल्फा, ठीक है, यही हुआ ना। और अब इसके बाद क्या करना है हमें? बताओ। इसको इधर ले आते हैं, 3 sin अल्फा और cos अल्फा। तो ये क्या फैक्टर सा हो गया एक। देखो और आसान कर लेते हैं इसे, 2 sin² अल्फा माइनस के 3 sin अल्फा cos अल्फा प्लस के cos² अल्फा इक्वल टू 0। अच्छा, अभी क्या करना है? अभी इसके फिर फैक्टर कर देते हैं। देखो 2 sin² अल्फा माइनस के 2 sin अल्फा cos अल्फा माइनस के sin अल्फा cos अल्फा प्लस के cos² अल्फा इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन आ गया? 2
साइन अल्फ़ा कॉमन आ गया, साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा हो गया यहाँ पे ब्रैकेट में, यहाँ से कॉस अल्फ़ा आ जाएगा किसका, माइनस का कॉमन, माइनस का कॉस अल्फ़ा हो गया, तो यहाँ पे साइन अल्फ़ा बचा और यहाँ पे कॉस अल्फ़ा बचा, दोनों ब्रैकेट कॉमन आ गए। ये क्या हो गया, 2 साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा ब्रैकेट बंद, साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा। अभी देखो ये दोनों फैक्टर को अगर आप 0 के इक्वल रखेंगे तो आपको क्या आंसर मिलेंगे, देखते हैं, कहीं से लिख लेते हैं हम, क्या है ये, 2 साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया, 2 साइन अल्फ़ा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा, तो क्या चाहिए हमें, कॉट अल्फ़ा, इसको इधर ले जाएंगे तो 2 इक्वल टू कॉट अल्फ़ा हो गया है, 2 आ सकती है हमारी वैल्यू, ये क्या हमारा साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा, या तो इसको भी इधर ले जाओ, ठीक है ना। अभी मैं इसको डिवाइड में ले जाऊँ तो यहाँ क्या बचेगा, लेकिन कॉट चाहिए तो इसको इधर लेके जाऊँगा तो यहाँ क्या बचेगा 1, तो कॉट अल्फ़ा की वैल्यू 1, तो क्या 1,2, ये 2 आंसर आ सकते हैं मेरे, ठीक है ना। आप इसको दोबारा से देख सकते हैं, थोड़ा जल्दी में बताया मैंने क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो चुकी है। अभी हमारे सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। इसमें क्या हमको पैरेललोग्राम के वर्टेक्स दिए हैं और हमको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो हमें पता है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ओके, तो हम यहाँ का ये कोऑर्डिनेट निकालेंगे इससे, तो क्या आएगा, तो 1,2 है, सो 1 प्लस एक्स बटे 2, ठीक है ना। ये मिड पॉइंट निकाल लें हम यहाँ से, x प्लस एक्स बाई 2, ठीक है, और यहाँ से y वाला 2 प्लस 6 बाई 2 मीन्स 4, ठीक है। और अभी इससे भी निकालेंगे हम, इससे x के क्या आएंगे 3 प्लस 4 बाई 2 मीन्स 7 बाई 2, और y 5 प्लस वाई बाई 2। अभी देखो ये वैल्यूज इक्वल होंगी कि नहीं होंगी, क्योंकि देखो ये भी इसी पॉइंट की वैल्यू है, x की फॉर्म में ये है, y की फॉर्म में ये है, और ऐसे ही ये सेम टू सेम इसकी वैल्यू है, ये दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी। तो 1 प्लस एक्स बाई 2 इक्वल टू 7 बाई 2, ये वैल्यू इसके इक्वल होगी। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 6, x इक्वल टू 6। ऐसे सिमिलरली ये वाली वैल्यू इसके इक्वल होगी, क्या 5 वाई बाई 2 इक्वल टू 4, और यहाँ पे 8 हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई में जाएगा तो 2, y इक्वल टू 3। सो मेरी वैल्यूज क्या आएंगी 6,3, ये मेरा इसका राइट आंसर है 6,3। अभी देखते हैं इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 30। मतलब क्वेश्चन नंबर 30 हमको क्या दिया है, एक शेप दी हुई है ट्राइंगल की, उसमें क्या करना है हमको ACD, देखो ACD है मेरा, ACD और ABC, ये दोनों कैसे हैं, सिमिलर ट्राइंगल क्यों हैं, देखो ये वाला इन्होंने इक्वल दिया है और ये A एंगल कॉमन है, तो 2 एंगल इक्वल हो गए तो ट्राइंगल कैसे हो गए मेरे, सिमिलर हो गए। और सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी आपको पता है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइडें सेम रेशियो में होती हैं, AC अपॉन AB और AD अपॉन AC, या तो आप ऐसे भी देख सकते हैं सिर्फ, देखो AC अपॉन AB, ठीक है ना, और AD अपॉन AC, ऐसे भी ये भी काम करता है सिमिलर में। तो अभी क्या करना, हमको वैल्यू पुट कर देनी, AC की वैल्यू कितनी है 8, AB की वैल्यू नहीं मालूम है हमें, AD कितना है मेरा 3 और AC भी क्या है मेरा 8। सो AB क्या हो गया मेरा 64/3, लेकिन ये हो गया AB 64/3, लेकिन उसने पूछा क्या, DB पूछा, ये वाला पूछा। सो इसमें 3 माइनस कर देंगे हम, 3 LCM, तो कितना होगा 64 - 9 इक्वल टू 55/3।
सो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया है 55/3। नाउ द क्वेश्चन नंबर 31। देखो 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं और पूछा है कि इक्वेशन बतानी उस इक्वेशन की जो इनकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। देखो यहाँ पे कोई पॉइंट मान लेते हैं जो बाइसेक्टर है। तो बाइसेक्टर का मीन्स क्या है कि ये बिल्कुल मिडिल में है इसके और इसके। सो यहाँ पे कोई पॉइंट है मेरे x, y, ठीक है ना। अगर वो बाइसेक्टर है तो यहाँ से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगी, तभी तो वो बाइसेक्टर होगी, ठीक है ना। तो अभी क्या करना है हमको, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेनी है और वो इक्वल होगी दोनों साइड की। सो कर देते हैं हम, क्या है इसकी और इसकी डिस्टेंस क्या होगी, देखो हमको पता है ना कैसे, x1 y1 करते हैं हम, x2 y2। सो x -4 का स्क्वायर प्लस y -5 का स्क्वायर, ये डिस्टेंस इक्वल टू किसके इक्वल होगी, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के। सो x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, प्लस y -3 का स्क्वायर, ठीक है ना। इनकी डिस्टेंस निकाल लेते हैं तो ये क्या होगा, x² प्लस 16 -8x प्लस ये कितना हो जाएगा यहाँ पे y² 25 माइनस के 10y इक्वल टू ये भी x² प्लस के 4 प्लस के 4x प्लस y² प्लस 9 माइनस के 6x। तो देखो ये इक्वल इक्वल में तो ये टर्म तो कैंसिल आउट हो ही जाएंगी, उसके बाद ये x और y बचेंगे सिर्फ। सो यहाँ पे क्या है, ठीक है, ये 4x है यहाँ पे, इसको मैं इधर लेके आऊँगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 12x, ठीक है। ये माइनस के 10y है और यहाँ पे माइनस का 6 है। सो इधर आएंगे तो माइनस के 4y हो जाएंगे, ठीक है ना। x और y तो मेरे हो गए सेटल। देखो 16 और 25 ये कितने हो गए, प्लस के 41, 4 और 9 13 माइनस के 13 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो अभी कितना हो गया, माइनस के 12x माइनस के 4y और ये यहाँ पे कितने बचेंगे मेरे 8, 28 बचेंगे। ये हो गया 0 के इक्वल। अभी हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास में ऑप्शंस कौन कौन से हैं। तो हमारे पास में ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो इसमें क्या 4 को कॉमन ले रहे हैं हम, माइनस भी लेना पड़ेगा, माइनस के 4 कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x प्लस 4y माइनस के 7 इक्वल टू 0। ये जो ऑप्शन है वही इसका आंसर है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है। देखो आपको फिगर दिख रहा होगा, उसमें क्या डी मिड पॉइंट है किसका, BC का। सो क्या कॉट y फाइंड आउट करना हमको, क्या फाइंड आउट करना हमको, कॉट y अपॉन कॉट x, ठीक है नहीं। तो कॉट y क्या होता है, तो कॉट क्या होता है सबसे पहले तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये होता है, ठीक है। अगर आप फिगर में देखोगे तो कॉट y का कौन सा एंगल है, एंगल ए, कंप्लीट ए एंगल है, कंप्लीट ए एंगल है। तो कॉट y की वैल्यू क्या होगी, बेस क्या है उसके लिए, उस एंगल के लिए बेस क्या है, उस एंगल के लिए बेस क्या है, बेस क्या होता है जिस पे एंगल बना हुआ होता है। सो AC बेस है, परपेंडिकुलर क्या है उसका BC अपॉन, इसको मैं वैसे ही लिख दिया है तो कैंसिल कर देता हूँ। अच्छा अभी क्या कॉट x, कॉट x के लिए बेस क्या है, इसके लिए भी बेस तो सेम ही है और इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है CD, ठीक है ना। अभी इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी और ये इसके साथ जाता है, ये तो आप जानते ही हैं। सो AC मल्टीप्लाई CD और AC मल्टीप्लाई BC, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब CD मल्टीप्लाई BC, सो उसने क्या पूछा, रेशियो पूछा है। सो ये जो BC है ये क्या है, CD की डबल है। सो क्या हो जाएगा 1:2, मतलब 1/2। सो इसका आंसर हो गया 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33। ये तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। कौन सा 33, क्या हो गया
कि स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 1/13 शुड बी मल्टीप्लाई सो दैट डेसिमल एक्सप्रेशन 2 डेसिमल प्लेस के बाद ख़त्म हो जाए। तो बताइए इन 4 ऑप्शन में तो कौन सा सही है, बताओ बताओ। देखो अगर 100 है, सिंपल सा फर्स्ट ऑप्शन ही दिख रहा है कि अगर यहाँ पे 13/100 होगा, क्या होगा 100, तो ही 2 डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। तो सिंपल सा आंसर है इसका, फर्स्ट ही आंसर है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। देखो बिल्कुल सिंपल सा ही है ये भी। देखो ये क्या, एक ट्राइंगल बनाया गया है, उसमें एक स्क्वायर की शेप है और उसमें बतानी है कि जो हमारी स्क्वायर की साइड है वो कितनी हो सकती है। ओके सो सबसे पहले क्या करना कि ये तो स्क्वायर बना हुआ, देखो ये दोनों ट्राइंगल वो कैसे होंगे मेरे, सिमिलर होंगे, क्योंकि देखो ये एक ही लाइन पे बनने, ये एंगल इक्वल है और ये 90 के हैं, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। तो ये जो मेरी ये वाली साइड है, इस वाली साइड का रेशियो और इस वाली साइड का रेशियो इस वाली साइड के और इस वाली साइड के रेशियो के बराबर होगा। सो अगर मैंने कंसीडर किया कि इसकी जो स्क्वायर की जो साइड है वो x है, सो ये यहाँ पे यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी रह जाएगी, 16 - x हो जाएगी वो, क्योंकि स्क्वायर कितना है मेरा x है। सो इसका रेशियो किस साइड से होगा, इससे, ये कितनी होगी, ये तो x है, ये तो स्क्वायर की साइड है। उसके बाद इस वाली साइड का रेशियो, ये कितनी साइड, ये तो स्क्वायर की साइड है, x इस साइड के इक्वल होगा। ये कितनी, यहाँ से यहाँ तक 8 है, तो ये कितनी बचेगी यहाँ से यहाँ तक, 8 में से x माइनस कर देंगे। अब इसको सिंपली हमें सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा क्या, ठीक है सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे होगी कितना हो गया, 144 होता है ना, 128 माइनस 8x माइनस 16 माइनस प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये तो कैंसिल आउट ही हो गई क्या, यहाँ पे कितना हो गया 24x इक्वल टू 128 और x वैल्यू कितनी होगी 128/24। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 16/3 हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 34। नाउ द क्वेश्चन नंबर 35 इज, आपके स्क्रीन पे आ गया है ये, P डिवाइड से लाइन सेगमेंट, ये कोई लाइन सेगमेंट है मेरा -1,3 और 9,8 पे, और P पॉइंट है उसे K रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है, और वो जो पॉइंट मेरा P है वो किसी लाइन x - y + 2 पे लाई करता है, मतलब उस लाइन के ऊपर ही है वो पॉइंट। देन हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है K की। ओके सो सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये जो मेरे पॉइंट हैं P के, वो कोऑर्डिनेट ज्ञात फाइंड आउट कर लेने हैं कि कैसे, कौन कौन से पॉइंट्स हैं यहाँ पे जो P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट होंगे। तो हमें क्या पता है, हमको फॉर्मूला पता ही है कि x की वैल्यू कैसे आती है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमने सीखा ही है पहले एक्सरसाइज में। ओके नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यूज m1 k और x2 9 प्लस m2 1 और x1 -1 और यहाँ पे k + 1। सो मेरा x का जो कोऑर्डिनेट आया वो क्या आया, x का कोऑर्डिनेट आया 9k - 1 अपॉन k + 1। सिमिलरली हमें y का भी फाइंड आउट करना है। सो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। सो ये यहाँ से m1 क्या है मेरा, m1 k है और y2 8 है, तो 8k हो गया और m2 k + 3 हो गया और ये k + 1 हो गया। सो ये मेरे जो x और y की वैल्यूज आई हैं ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आए हैं। जो मेरा P पॉइंट है ये इसकी वैल्यू है x ये और y है, सो ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। अच्छा अब हमको क्या फाइंड करना कि जो मेरा P पॉइंट है ये एक इक्वेशन पे लाई करता है x - y + 2 पे इक्वल टू 0 पे। सो अगर कोई पॉइंट किसी इक्वेशन पे लाई करता है तो क्या होता है, देखो इफ़ ए पॉइंट, अगर कोई पॉइंट किसी
ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे। पॉइंट क्या होता है, x इंटू वाई, मतलब x और y के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो एक पॉइंट होता है। सो इफ़ ए पॉइंट एक्स वाई लाइज ऑन ए लाइन, अगर किसी लाइन के ऊपर लाई करता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, यही तो हो सकता है। देखो x और y तो उसमें होगा ही, और a और b क्या है, कोई कांस्टेंट हो सकते हैं, प्लस सी इक्वल टू 0। सो इसमें क्या होगा, अगर कोई पॉइंट किसी लाइन पे लाई करता है, सो x और y की वैल्यू यहाँ पे पुट करने पे ये मुझे आंसर 0 देगा। ऐसा अगर सेटिस्फाई होता है, सो ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है। सो इसी का यूज करते हुए हम k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो अभी मेरे पास में इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। और इस इक्वेशन पे मेरे ये पॉइंट हैं जो p के जो कोऑर्डिनेट हैं ये लाई करते हैं। सो x के प्लेस पे मैं क्या पुट करूँगा, 9k माइनस 1 बाई 2, सॉरी k प्लस 1 प्लस 8k, सॉरी माइनस है नहीं तो माइनस 8k प्लस 3k प्लस 1 और ये प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये चेक कर लेता हूँ ये इक्वेशन सही है क्या, एज पर द क्वेश्चन। हाँ सही है अभी। अच्छा अभी इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। सो k प्लस 1 एलसीएम लिया, यहाँ पे क्या हो गया 9k माइनस 1, और ये माइनस यहाँ पे अंदर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। k प्लस 1 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो क्या हो जाएगा 2k प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये जो k प्लस 1 है 0 के साथ इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये 0 में चला जाएगा। अच्छा k क्या बचा, देखो यहाँ पे 9 और 11 में से 8 गया तो 3k माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 में से 2 गया तो माइनस 2 इक्वल टू 0। सो 3k इक्वल टू 2 और k मेरा फाइंड आउट हो गया है 2/3। सो दिस इज़ द आंसर। ये थोड़ा लेंदी हो गया एमसीक्यू के हिसाब से, बट आंसर इज 2/3। नाउ द क्वेश्चन नंबर 36 इज वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन। सो मुझे एक स्क्वायर के अंदर एक सेमी पेरीमीटर बना हुआ है, सॉरी सेमी पेरीमीटर नहीं सेमी सर्किल बना हुआ है, और इसमें ये क्या बने हुए हैं, ये 1/4 पार्ट ऑफ ए सर्किल बने हुए हैं। ये जो स्क्वायर है इसकी जो साइड है वो कितनी है 14, और ये जो मेरे मिड पॉइंट्स हैं देखो फिगर में अलग से भी लगा रखा है ऊपर, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है ना। अभी मुझे शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अगर मैं ये ऊपर वाले सेमी सर्किल का एरिया निकाल लूँ, ठीक है ना, इस वाले का सेमी सर्किल का एरिया निकाल लेता हूँ, तो ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, इसमें तो कुछ करना ही नहीं। ठीक है, उसके बाद ये जो मेरा, अच्छा ये देखो ये क्या बने हैं मेरे 1/4 हिस्सा, ये क्या क्वाड्रेंट टाइप में बने गए हैं। सेमी सर्किल के भी सेमी सर्किल मतलब क्वाड्रेंट सर्किल, क्वाड सर्किल कह सकते हैं एक बार, मतलब 1/4 एक सर्किल का हिस्सा है। तो ये 1/4 ये और 1/4 ये, सो ये भी एक तरह से सेमी सर्किल बन गया दोनों को ऐड करने के बाद। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये जो नीचे वाला रेक्टेंगल है, नीचे वाला एक रेक्टेंगल बनेगा, क्योंकि देखो ये कितनी है 14 है और ये मिड पॉइंट दिए हैं, तो ये 14 और ये 7, ये मेरा एक रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, इससे क्या मैं ये 1/4 और ये 1/4, इसका क्या करता हूँ मैं सेमी सर्कल का एरिया इससे माइनस कर देता हूँ, किससे, रेक्टेंगल से। सो मेरा ये निकल के आ जाएगा और ये मैं निकाल ही लूँगा सेमी सर्कल का सिंपल, और दोनों को ऐड कर देंगे। चलो तो फिर करते हैं स्टार्ट। देखो ऊपर वाला जो सेमी सर्कल है ये वाली साइड कितनी है इसकी, यहाँ से यहाँ तक, ये तो मेरी 14 है ही। ठीक है ना, तो अभी इसका एरिया निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, πr² अपॉन 2, 22/7, और r कितनी हो जाएगी मेरी 7, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितना है 14/2, ये 7 से 7 और ये 11, तो सेमी सर्कल जो आया मेरा वो कितना आया 77 सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर जो भी है। ठीक है ना, अब मुझे क्या करना, ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया कितना आया, देखो ये जो मेरा रेक्टेंगल है ऐसे बना हुआ है, इसकी शेप रेक्टेंगल, इसमें ऐसे कुछ दो क्या बोल सकते हैं, क्वाड सर्किल बने हुए हैं। ठीक है ना, ये कितना है यहाँ पे, ये 14 है और ये कितना 7। सो इस जो रेक्टेंगल है इसका एरिया कितना हो गया 98। ठीक है, लेकिन हमें तो इससे कुछ काम है ही नहीं ना,
हमें क्या चाहिए, हमें तो ये ऊपर वाला चाहिए। तो ये 1/4 और 1/4 ये भी एक सेमी सर्किल ही बन गया। तो सेमी सर्किल बन गया तो इसका एरिया भी क्या निकालेंगे हम, πr²/2। और r कितनी होगी अभी, r 7 होगी यहाँ पे भी। तो कितना हो जाएगा 22/7, 7 × 7/2। तो ये कैंसिल आउट हो गया और ये यहाँ से 2 से 11 टाइम्स ये आ गया 77। सो ये 77 किसका एरिया है, इन दोनों का आया। तो यहाँ से इसका एरिया निकल के कितना आएगा 21। इस वाली जो शेप है इससे मेरा 21 एरिया है शेडेड वाला, और ये जो ऊपर वाला था 77 ये इस सेमी सर्कल का था शेडेड वाला। तो इससे कितना आया था 77 और इस वाले से कितना आया 21। तो ये कितना आ गया आंसर 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द राइट आंसर 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 37। क्या है क्वेश्चन आपके सामने, आप पढ़ लीजिए। एक ओलंपिक की रिंग्स हैं, उनमें ये जो मेरा एरिया है, ये जो ये क्या बना, एक आर्क बनी हुई है, और ये जो एक और सर्किल है मैंने कंप्लीट नहीं बनाया है, अलग से बना लेना आप। 5 सर्किल्स हैं। सो ये वाला एरिया 4 शेप ऐसी बनी हुई हैं, ऐसी शेप हमारी 4 बनी हुई हैं। सो हमको 4 शेप्स का एरिया निकालना है। अगर जितना इसका आएगा सिमिलरली औरों का भी वही आएगा, क्योंकि सेम ही फिगर है और सेम ही सर्किल है, ठीक है ना। और सर्किल की रेडियस 1 सेंटीमीटर है, और ये जो मेरी क्या कॉर्ड, इसकी भी रेडियस 1 ही सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो अभी क्या करना है मुझे, देखो हमने सीखा है एक्सरसाइज में, ये जो ऊपर वाला इसका एरिया निकालना सीखा है हमने। ऊपर वाले का सीखा है नहीं, नीचे वाले का सीखा हमने। कैसे कैसे सीखा, देखो हम क्या करते हैं, OA यहाँ पे कोई नंबर ले लेते हैं C, ठीक है ना। OACB इसका हम एरिया निकालते हैं, ठीक है। उसमें से हम क्या करते हैं OAB का एरिया माइनस कर देते हैं, तो हमको किसका एरिया मिलता है ACB का एरिया मिलता है हमें, ठीक है ना। और जो एरिया इसका होगा सिमिलरली उसका भी होगा। तो हम अभी क्या करते हैं ACB का एरिया निकालते हैं। क्या, एरिया ऑफ ACB। इसके लिए क्या करना पड़ता है हमें कि इस वाले किसका सेक्टर का एरिया निकालना है। सो उसके लिए थीटा, अब देखो ये कैसा है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, और ये जो हमारी कॉर्ड है ये भी 1 सेंटीमीटर। तो ये कैसा होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो ये थीटा कितना होगा 60। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला, θ/360 और πr², ठीक है। 1/6 22/7 × 1 अच्छा, आंसर में क्या, आंसर में पाई दे रखे हैं, तो हम इससे चेंज नहीं करेंगे। पाई है तो इसे पाई रहने देते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ गया मेरा π/6 किसका एरिया, एरिया ऑफ ACB, ठीक है ना, एरिया ऑफ ACB। अब हमको क्या चाहिए, एरिया ऑफ ओके। नाउ वी हैव फाइंड दैट एरिया ऑफ ACB, बट ये एरिया ऑफ ACB नहीं है, क्या है एरिया ऑफ OACB। ये पूरे का एरिया, किसका एरिया, एरिया ऑफ OACB, ये एरिया ऑफ OACB है। लेकिन हमको क्या करना है, एरिया ऑफ ACB फाइंड आउट करना है। सो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, OAB का एरिया इससे माइनस करना पड़ेगा। किसका, OAB। OAB क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसका फॉर्मूला क्या होता है √3/4, यस, ए साइड स्क्वायर। साइड क्या है मेरी 1, तो ये क्या होगा √3/4 ही हो गया। सो अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ ACB क्या होगा कि ये मेरा कितना है π/6 माइनस के √3/4, ये आया मेरा एरिया ऑफ ACB। ये इस नीचे वाले का आया ACB, ये वाली जो आर्क का एक पार्ट है इसका आया एरिया ऑफ AC π/6 माइनस √3/4। अच्छा, अभी ऐसा ही सिमिलर एरिया आएगा इस ऊपरले वाले पार्ट का, ये जो ऊपर वाले पार्ट है, ठीक है ना। अगर हम देखें फिगर में तो 1 और 2 एक ही शेप में दो पार्ट हो रखे हैं, ठीक है ना। तो ऐसी 4 शेप हैं, तो कितना एरिया हो जाएगा उसका 8 टाइम्स हो जाएगा। तो जो इसका टोटल एरिया होगा वो कितना होगा, यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 8
5/6 माइनस के √3/4 सेंटीमीटर या मीटर जो भी है उसका स्क्वायर। दिस इज द आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 38 इज 2 and 1/2 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अच्छा ये कुछ है जीरोज ऑफ द इक्वेशन, ठीक है ना। तो अभी क्या फाइंड आउट करना हमें कि पी और आर की वैल्यूज फाइंड आउट करनी। तो हमें दो जीरोज दिए हैं, तो सबसे पहले हमें दो इक्वेशंस बना लेनी है। आर की वैल्यू एक्स की वैल्यू 2 पुट करके, जो कितना होगा मेरा, एक्स के प्लेस पे 2 पुट किया जाएगा तो ये हो जाएगा मेरा 4p, और यहाँ पे तो आर वाली टर्म में पहले लिख लेता हूँ, और ये यहाँ पे 10। सो इक्वेशंस की फॉर्म बनेगी तो क्या बनेगी, 4p + r - 10। ठीक है, ये मेरी एक इक्वेशन आ गई। अभी क्या करना मुझे, 1/4 और x इक्वल टू क्या रखना, 1/2। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/4 p/4 + r, और यहाँ पे रखूँगा तो मैं ये कितना हो जाएगा, 5/2। ये मेरी दूसरी इक्वेशन आ गई। सॉरी, इसको अगर मैं इधर ले जाता हूँ तो और सिमिलर, या तो आप 2 LCM लेके कर सकते हैं। इधर जीरो भी तो है ना भाई, क्योंकि अगर हम जीरोज रखते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो जीरो के इक्वल हो जाता है। ठीक है ना। तो अभी क्या करना, भी यहाँ पे आप 4 का LCM ले सकते हैं, या तो आप ऐसे ही एलिमिनेशन या कोई भी मेथड यूज करके कर सकते हैं। तो अभी मैं 4 LCM ले लेता हूँ। ठीक है ना, क्या ऐसे ही रहने देते हैं, चलो ठीक है। पहली वाली इक्वेशन क्या है मेरी, 4p + r = -10। दूसरी वाली इक्वेशन क्या है, p/4 + r, और इसको मैं इधर साइड ले जाऊंगा तो -5/2। ठीक है ना। अभी इसको कैसे करते हैं हम, एलिमिनेशन मेथड से। आपने एक्सरसाइज में देखा होगा कैसे सॉल्व करते हैं। अभी इसको मैं सॉल्व करूंगा तो कितना होगा, देखो p/4p में से अगर मैं p/4 माइनस करूँगा तो 4, और यहाँ पे 16p - p, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 15p/4। ओके, अभी क्या -10 है यहाँ पे, सो -10 + 5/2, 2 LCM हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, -20 + 5, तो कितना हो गया ये, -15/2। सो 15 से 15 कैंसिल हो गया, ये यहाँ पे आ जाएगा 4। सो p कितना हो गया मेरा, p = हो गया -2। p की वैल्यू कितनी आई मेरी, -2। अभी इक्वेशन में पुट करेंगे हम यहाँ पे p की वैल्यू -2, और ये इधर जाएगी तो कितनी हो जाएगी, +2। ये कितना हो जाएगा, -8, और 4 से -8 कटेगा 2 टाइम। सो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। लेकिन ये तो हमने निकाल रखी है। ठीक है, अभी हमें p के प्लेस पे पुट करना है। ठीक है ना, p के प्लेस पे पुट करना। सो ये कितना हो जाएगा, -8, और -8 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये +8। सो r की वैल्यू -2। सो दोनों वैल्यूज मेरी सेम आएंगी, r और p = -2। ये दोनों वैल्यू सेम है, यही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वी हैव टू फाइंड आउट दैट द सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्किल इज 100 सेंटीमीटर, द साइड ऑफ द स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द सर्किल। मतलब एक सर्किल के अंदर मेरा एक स्क्वायर बना हुआ है, और उस सर्किल का जो सर्कमफेरेंस है वो 100 है, तो स्क्वायर की साइड हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ हमें, सर्कमफेरेंस कितना होता है, 2πr = 100। ठीक है ना। अभी हमें क्या करना, r निकाल लेनी यहाँ से। तो r कितनी हो जाएगी मेरी, 100/2π मीन्स 50/π। r की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 50/π। ठीक है ना। अभी देखो ये हम यहाँ पे चलते हैं फिगर पे, ये कितना होता है यहाँ पे, r होता है, ये तो r है ना। ठीक है, और ये कंसीडर की जाए तो 2r हो गई। सो मैं अगर देखूं कि यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये जो मेरी r आई है इसकी डबल मीन्स कितनी होगी, ये 100/π। सो ये कितनी हो जाएगी मेरी, ये जो इसकी
यहाँ से यहाँ तक ये क्या एक डायगोनल है, किसका? स्क्वायर का। और सर्किल का क्या है? ये सर्किल का डायामीटर है। तो सर्किल का डायामीटर और स्क्वायर का क्या डायगोनल इक्वल होगा कितना? 100/पाई। ठीक है, तो मैं लेट कर लेता हूँ ये ए होगी, ये होगी, क्योंकि स्क्वायर है, दोनों साइड इक्वल होंगी। और 100/पाई का जो स्क्वायर होगा वो ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है ना। अच्छा, अभी क्या करना है हमको? अभी सॉल्व कर लेना है। 100/पाई स्क्वायर, ये कितना हो गया? 2a स्क्वायर। ठीक है ना। अभी मुझको स्क्वायर हटाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखो क्या 100/पाई का होल स्क्वायर है। सो इस पे भी मुझे होल स्क्वायर लगाने के लिए √2 होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया और √2 आ गया मेरा डिनोमिनेटर में। √2 पाई, ये क्या आ गई? ए की वैल्यू आ गई। लेकिन हमको पता है रूट तो डिनोमिनेटर में रखते ही नहीं है, तो रेशनलाइजेशन करेंगे हम। रेशनलाइजेशन किया तो ये कितना हो गया? 2, और 2 से ये कितने बार चला गया? 50√2/पाई, ये आ गई साइड ऑफ द स्क्वायर। सो ये मेरा आंसर हो गया 50√2/पाई, इसका आंसर हो गया। नाउ द क्वेश्चन नंबर 40, वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। सो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हम किससे फाइंड आउट करते हैं? याद करो चैप्टर नंबर 3 में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होते हैं? मैनी सॉल्यूशन, सिंगल सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। ठीक है ना। तो अभी हम इससे इक्वेशंस फॉर्म करेंगे। कैसे? देखो ये 3 की पावर x + y है, और अगर आप इसके फैक्टर करोगे तो ये 3 की पावर कितना आएगा? 5 आएगा शायद से, तो 3 की पावर 5। सो ये इसकी पावर 3 की पावर x है और ये 3 की पावर y है, और दोनों वैल्यू इक्वल हैं, तो x + y की वैल्यू 5 हो गई। ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पे ऐसे ही करेंगे हम, 3 की पावर 5 x + 5 इक्वल टू 3 की पावर 1। ठीक है ना। ये पावर और बीच में क्या? इक्वल का साइन, तो ये वैल्यू इसके इक्वल होगी। सो इसे क्या कर लेते हैं हम? 5x + 5y इक्वल टू 1। सो ये मेरी 2 इक्वेशंस आ गई। बस इतना ही था। अभी आपको चेक कर लेना कि इसके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। सो देखो अब हम कैसे चेक करते हैं? a1 और a2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है ना। फिर b1 b2 की फाइंड आउट करते हैं, फिर c1 c2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है ना। अभी देखो a1 की वैल्यू 1 और a2 की वैल्यू 5, a1 b1 की 1, इसकी 5, इसकी 5। तो यहाँ पे कितना? 5 और यहाँ पे 1। सो ये इक्वल है और ये नॉट इक्वल है। ये इक्वल है और ये नॉट इक्वल है। तो ये कौन सी कंडीशन होगी? पहली तो ये होती है, दूसरी इक्वल होती है, तो ये कौन सी होगी? नो सॉल्यूशन। अच्छा, अभी हमने देखो क्वेश्चन किया, लेकिन इसमें एक मिस्टेक कर दी कि यहाँ पे जो है x + y नहीं है, x - y है। ये यहाँ पे माइनस है, ये यहाँ पे माइनस है। सो ये मेरी यहाँ पे हम जाएंगे नहीं, ये पहली वाली नॉट इक्वल हो जाएगी, क्योंकि ये 1 और ये -1/5। सो फर्स्ट कंडीशन ही मेरी नॉट इक्वल है। सो क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन का मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? 1। सो इसका राइट आंसर क्या है? 1। नाउ द क्वेश्चन नंबर 41 इज वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। तो आपको पहले पैराग्राफ को पढ़ लेना है। ये जो मेरा केस स्टडी दिया गया है उसमें मुझे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फर्स्ट क्वेश्चन में। सो अभी क्या है? ये हाइट जो मेरी t की टर्म है, t क्या है? t एक टाइम है कि कैसे टाइम के रेस्पेक्ट में हाइट चेंज हो रही है, क्योंकि एक बंदा ऊपर से जंप कर रहा है, तो जब वो ऊपर स्टैंडिंग खड़ा है बिल्कुल, जब टाइम 0 है तो उसकी हाइट 48 फीट है, और जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा तो उसकी जो हाइट है वो कम होती आएगी वाटर लेवल की तरफ। और जैसे ही टाइम मेरा अगर हाइट 0 हो जाएगी तो वो कितने टाइम में आएगा, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। सो अभी क्या है मेरा कि k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो t = 0 पुट करना है। क्यों? क्योंकि मेरी t 0 पे उसकी हाइट कितनी है। सो t 0 पे ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा प्लस k। लेकिन t 0 का मीन्स क्या है कि जब वो स्टैंडिंग ओवेशन है, मतलब खड़ा हुआ है, सिर्फ कुछ नहीं कर रहा है, तब उसकी हाइट कितनी है? 48।
सो के की वैल्यू कितनी आई मेरी 48। सो फर्स्ट का आंसर हो गया मेरा 48। नाउ द सेकेंड पार्ट इज व्हाट टाइम्स यू विल टच द वाटर पूल, तो वो किस टाइम पे वाटर को टच करेगा। सो अभी मेरी इक्वेशन क्या हो गई, देखो माइनस के 16t² प्लस के 8t प्लस 48, ये मेरी इक्वेशन है, ठीक है ना, किसके रेस्पेक्ट में, ht हाइट के रेस्पेक्ट में। अभी उसने पूछा है कि व्हाट टाइम्स ही विल टच द पूल, वो किस टाइम पे इस पूल को टच करेगा, मीन्स हाइट मेरी 0 हो जाएगी, जब पानी में पहुंच जाएगा तो हाइट 0 हो जाएगी। सो ये क्या हो गया, माइनस 16t² प्लस के 8t प्लस के 48 इक्वल टू 0। ये एक मेरी इक्वेशंस फॉर्म हो गई, एक इक्वेशन के फॉर्म में आ गई। सो अभी क्या करना, मुझे इसके फैक्टर करने हैं, ठीक है ना। सबसे पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, माइनस के 8 कॉमन निकाल देता हूँ। सो माइनस के 8 कॉमन निकालिए तो यहाँ पे 2t² माइनस के t और माइनस के कितना हो गया ये 6 इक्वल टू 0। सो 8, तो यहाँ से 8 कॉमन लिया, तो उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे फैक्टर करने हैं। क्या हो जाएंगे ये 2t² और 12 कैसे फैक्टर, जो -1 आए, तो माइनस के 40 प्लस के 3t माइनस के 6। ओके, यहाँ से 2t कॉमन लिया हमने, ये क्या हो गया t-2 और प्लस के 3 कॉमन लिया तो t-2। ओके, नाउ t-2 और 2t प्लस 3 इक्वल टू 0, ये सब 0 में ही है, ठीक है ना। अभी यहाँ पे देखो, इससे मैं अगर t की वैल्यू निकालूँ तो कैसे आएगी, नेगेटिव, और टाइम नेगेटिव में नहीं होता है। सो t इक्वल टू 2 सेकेंड। सो ये इसका आंसर हो गया, t इक्वल टू 2 सेकेंड। सो ये हो गया हमारा 42 का आंसर हो गया, t इक्वल टू 4, ठीक है ना। अच्छा, अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिताज हाइट, उसकी क्या जीरोज दिए हैं माइनस, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 0 दिए हैं मुझे, क्या कौन सा नंबर का क्वेश्चन है, 43, ये है 43, ठीक है ना। 43 में क्या है कि जीरोज दिए हैं मेरी 1, 1 एंड -6, 1 एंड -6 जीरोज दिए हैं, और मुझे क्या क्यूटी, अच्छा ठीक है। अच्छा, हमको पता है कि जब जीरोज दिए हैं तो हमको एक पॉलिनोमियल कैसे मिलता है। देखो, अगर हमने सीखा था x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा बीटा, ऐसे सीखा था ना एक्सरसाइज करते टाइम। तो भी ये क्या अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू दी है। सो x² माइनस अल्फ़ा बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। सो अभी ये क्या हो गया, यहाँ पे क्या निकल के आएगा अगर मैं चेक करूँ तो, अरे यार क्या है, ये तो क्वेश्चन नंबर 44 है, दरअसल में 42 में ये 2 है और ये +2 है और ये माइनस है, ठीक है ना। तो इसको चेंज कर लेते हैं, माइनस और ये +2 माइनस ये +2, ठीक है ना। अभी क्या होगा, x² माइनस ये कितना हो जाएगा यहाँ पे -x और ये +2 है, ओके, तो ये कितना हो गया -2। सो मेरी ये इक्वेशन निकल के आई, ठीक है ना। लेकिन उसकी t की फॉर्म में, सो t² माइनस t -2, ठीक है ना। ये मेरी इक्वेशन होगी। अब देखो इसके कौन से की इक्वल है ये वाली इक्वेशन, पहले चेक करना है हमको कि साइंस, इसका साइन और इन दोनों के साइन अलग अलग हों। देखो, अगर मैं जाऊँ कुछ ऑप्शन नंबर डी पे, तो डी में क्या है, ये दोनों साइन सेम है और ये साइन डिफरेंट है। मेरा भी यही है, ये दोनों साइन सेम है और ये साइन डिफरेंट, लेकिन उसमें अंतर क्या है, -24 की अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा इस इक्वेशन में, -24 की अगर मल्टीप्लाई करूँगा इस इक्वेशन में, सो वी गॉट द सेम आंसर। सो 24t² प्लस के 24t प्लस के 48। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 44 क्या बिल्कुल सिमिलर है 43 के टाइप में। अभी क्या दिया है यहाँ पे, सम ऑफ 0 मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है मेरी 1 और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल है किसके, -6 के। सो सेम हमको वही फॉर्मूला लगाना, x², तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x की प्लेस में t रखना है। सो t² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा t प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है ना। सो क्या होगा t² और ये कितना होगा t
और यहाँ पे जाएंगे तो -t। अच्छा, अभी ये कोई ऑप्शन है क्या? ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना, ये ऑप्शन कोई नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करना, ऐसा ऑप्शन जिसमें कि ये दोनों साइन सेम हो और ये साइन डिफरेंट हो। सो हम देखते हैं कि थर्ड वाला ऑप्शन ऐसा है जिसमें ये दोनों साइन सेम है और ये वाला साइन डिफरेंट है। सो इसमें क्या कर देंगे, -8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये मेरी इक्वेशन आ जाएगी। क्या है, इस इक्वेशन से -8 कॉमन ले रखा है, लेकिन फॉर्म यही है, ठीक है ना। सो ये इसका आंसर हो गया, क्या इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 45। ये क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आर नेगेटिव टू ईच अदर, मतलब जो जीरो पॉलिनोमियल है वो नेगेटिव है ईच अदर के, तो अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। अब दो जीरो एक दूसरे के नेगेटिव है, मान लिया अगर हमने कि एक, इसे रहने देते हैं, देखो एक जीरो मान लिया हमने अल्फा है, तो दूसरी कितनी होगी, माइनस अल्फा, ठीक है ना। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, -b/a, ठीक है ना, यही तो होता है -b/a। और सम क्या होगा, अल्फा माइनस अल्फा माइनस बी की वैल्यू क्या है यहाँ से, -k, और यहाँ पे आ जाएगा -12, ठीक है ना। ये आ गई -b/a की वैल्यू और ये कैंसिल आउट हो गया। अभी ये अल्फा से ये कट गया तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, क्या रह जाएगा यहाँ पे, 0, और ये 0 से ये इधर जाएगा। सो k -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये 12 मल्टीप्लाई में जाएगा इसके साथ तो 0 हो जाएगा। सो हमको क्या मिलेगा, k की वैल्यू मिली हमको 3। सो राइट आंसर इज 3। नाउ द क्वेश्चन नंबर 46 इज वी हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड। सो एक ट्राइंगल का सेंट्रॉइड क्या होता है, उसके सेंटर का पार्ट होता है, वो उसे कहते हैं हम सेंट्रॉइड, ठीक है। तो उसके कोऑर्डिनेट निकालने का क्या फॉर्मूला है कि x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। ये क्या है, ये देखो वहाँ पे एक ट्राइंगल दिया है EHJ, तो उसके कोऑर्डिनेट्स हमने फिगर से देख के लिखे हैं, ठीक है ना। ये 2,1 ये, ठीक है ना। अभी क्या उसके क्या पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। सो x की वैल्यू क्या होंगी यहाँ पे, देखो ये आगे वाली वैल्यू जो x की है, सो 2 -2/3। सो क्या होगा, ये 2 कैंसिल हो गया और x आया मेरा -2/3, ठीक है। अभी y का फाइंड आउट करेंगे। सो y का क्या, -2 और ये यहाँ पे +1 और यहाँ पे +4/3। सो ये कितना हो गया, 3/3 इक्वल टू 1। सो मेरे जो सेंट्रॉइड है उसके कोऑर्डिनेट क्या है, -2/3 1। ये मेरे सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट आ गए। क्वेश्चन नंबर 40 कौन सा है, 46, ठीक है ना। अब भी ऐसे ही हमें औरों के भी फाइंड आउट कर लेने हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 47, हमको क्या फाइंड आउट करना, ये कोई इक्वल डिस्टेंस पे A और G हैं, इनके बीच में एक पॉइंट है P। ये किस डिस्टेंस पे है, इक्वल डिस्टेंस पे। तो इक्वल का मीन्स क्या होता है, देखो सेम रेशियो में इक्वल डिस्टेंस पे मीन्स मिड पॉइंट है इसका, तो मिड पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, किसी के भी हमें मिड पॉइंट निकालते हैं। तो x इक्वल टू क्या आता है, x1 प्लस x2/2। तो देखो यहाँ पे x कितना है, 3 और यहाँ पे 1, सो 3 + 1/2। सो ये कितना आ गया, 2, ठीक है ना। ऐसे ही सेम y के लिए y1 प्लस y2/2। सो y कितना है यहाँ पे, 6 - 3/2। सो ये कितना हो गया यहाँ पे, 3/2। सो कितने मिड पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 2, 3/2, ठीक है ना। ये मेरे P के कोऑर्डिनेट आ गए। नाउ द क्वेश्चन नंबर 48 इज वी हैव टू फाइंड आउट द पॉइंट्स ऑन x एक्सिस इक्विडिस्टेंस फ्रॉम I and E। इक्विडिस्टेंस फ्रॉम I and E means this is also the midpoint. We have to find out the distance, equidistance both I and E. So हमको I और E के बीच का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है x एक्सिस पे। सो x एक्सिस मीन्स y = 0। सो y का
कोऑर्डिनेट तो फिक्स हो गया कि कितना होगा 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे बोला है और एक्स एक्सिस पे हमारे वाई के कोऑर्डिनेट 0 होते हैं। ठीक है, नाउ हमको क्या फाइंड आउट करना है, एक्स का कोऑर्डिनेट। एक्स के कोऑर्डिनेट के लिए क्या करना है हमें, -1 + 2/2, क्योंकि हमको मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है, देन इक्वल टू 1/2। सो क्या होंगे हमारे पॉइंट 1/2, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे पूछा है तो वाई का तो 0 होना कंपलसरी है और इक्वी डिस्टेंस पे है, सो x + x/2। सो ये इसका आंसर हो गया 1/2, 0। नाउ द क्वेश्चन नंबर 49 इज व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पोजीशन Q such that it is the interval twice distance that of the A। मतलब ये जो Q का जो हमारा कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं हमें Q के, ये K से जो Q की डिस्टेंस है वो ट्वाइस है कंपेरिजन E से Q की डिस्टेंस के। सो हमने क्या किया, इसके कोऑर्डिनेट्स राइट डाउन किए हैं, किसके, E के, और K के कोऑर्डिनेट्स नोट डाउन किए हैं, और रेशियो क्या है इसका 1/2, क्योंकि ये ट्वाइस है डिस्टेंस, K से Q की डिस्टेंस ट्वाइस है। देन वी हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q, हमें Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। सो सिंपली हमको क्या यूज करना, x इक्वल टू ये क्या x1 y1 x2 y2 एंड दिस विल m1 m2 m1 x2 प्लस m2 x1 upon m1 plus m2. Now we have to put the values m1 1 x2 -4 and m2 2 x1 2 upon m1 plus m2 means 3. Okay, now this is equal to -4 plus 4 upon 3, this is equal to 0. The coordinate of x is equal to 0. Okay, now we have to find out value of y. So y equal to y1 m2 plus y2 m1 upon m1 plus m2, y1 1 m2 2 plus y2 1 और m1 1/3. This is equal to 2 plus 1/3 means 1. So the coordinates of Q क्या हो जाएंगे 0, 1. Coordinates of Q 0, 1. Now the last question of this question paper, we have to find the क्या find out करना है कि point on the y axis equidistant from B and C, मतलब ऐसा पॉइंट बताना जो इक्वी डिस्टेंस हो बी और सी से। सो सिंपली क्या होगा, मिड पॉइंट होगा अगर वो इक्वी डिस्टेंस है, ठीक है ना। और एक्स एक्सिस पे नहीं, वाई एक्सिस पे बताना है, ऑन द वाई एक्सिस पे होना चाहिए। तो वाई एक्सिस पे एक्स की सारी वैल्यू 0 होती हैं। सो एक्स का कोऑर्डिनेट तो हो गया मेरा 0, ठीक है ना। अभी क्या बताना वाई का, वाई का कैसे बताएंगे, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। सो वाई की वैल्यू क्या है, -1 + 3/2 2/2 मीन्स 1। सो आंसर क्या हो गया 0, 1, क्योंकि वाई एक्सिस पे एक्स के सारे कोऑर्डिनेट 0 होते हैं और एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, तो उसके लिए हमने क्या लगाया, मिड पॉइंट वाला, x इक्वल टू x1 + x2 अपॉन 2, देन वी गॉट द आंसर दिस।